क्या है बेटा, रेगुलर स्टार्ट होगी अपनी क्लास तो फिर स्टार्टिंग से तो पूरा पढ़ना ही है ना। अब नेक्स्ट वीक मतलब मंडे से स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी क्लास, तो अभी कुछ कुछ टॉपिक पढ़ लो। और कोई टॉपिक पढ़ना है तुमको, जैसा कुछ है ऐसा कि ये वाला टॉपिक पढ़ा देते सर? क्या एनटीपी एसटीपी में निकालने बोल रहा था? चलो आ जाओ, सीख कर लो पहले, फिर इसको देखते हैं। देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मास नंबर के पीछे में ग्राम लगा दो, मास नंबर के पीछे में ग्राम लगा दो। जैसे तुम्हारा एलिमेंट है कोई, इधर एलिमेंट्स है और इधर क्या है बेटा, मान लो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो एलिमेंट्स कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है। कार्बन का मास नंबर कितना होता है? मास नंबर का मतलब क्या होता है? कौन कौन नए स्टूडेंट हैं आज बताओ जल्दी से, फर्स्ट क्लास है ना मेरी। क्या होता है बेटा मास नंबर? मास नंबर क्या होता है? मास नंबर बता। क्या एक एटम का, एक एटम का मास इज मास नंबर। उस दिन बोला मैं, ये तीन चीजें हैं, ये नंबर है 1 2 3, ये नंबर है। क्या होता है बेटा मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वो तो गलती से ऐसा हुआ है कि जब हम मास निकाल रहे, देखो मास नंबर एक अलग चीज है और एटॉमिक मास एक अलग चीज है। मास नंबर है किसी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का टोटल नंबर कितना है। समझ में आया? वो क्या है? मास नंबर। और जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो कहीं ना कहीं वो मास नंबर से एटॉमिक मास रिलेट कर जाता है। समझ में आई? जैसे मान लो मेरे पास 5 पेन है, कितनी पेन है? 1 2 3 4 5, 5 पेन है। हर किसी का मास कितना है? 1 ग्राम। कितना है? तो टोटल उन 5 पेन का मास कितना हो जाएगा? अब तुम बोलोगे कि वो नंबर और मास बराबर हो गया और एक ही होता है, तो गलत बात है ना। वो गलती से इसलिए हो गया क्योंकि सबका मास 1 1 1 था। अगर 2 2 2 2 होता तो मास नंबर मतलब वो नंबर इंटू 2 इज इक्वल टू एटॉमिक मास हो जाता। अगर एक का 3 हो जाता तो नंबर इंटू 3 ग्राम क्या हो जाता? उनका मास हो जाता। समझ में आ रही है क्या बात? मतलब एटॉमिक मास उस एटम्स का मास कितना है, मास नंबर उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने हैं। आ रही है बात समझ में? रिवाइज नहीं करे होगा घर जाके। अब ग्राम एटॉमिक मास इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका मास नंबर मतलब कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने रहते हैं? 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास मैं लिख दूंगा 12 ग्राम, इसका मैं लिख दूंगा 14 ग्राम, इसका मैं लिख दूंगा 16 ग्राम, इसका मैं लिख दूंगा 23 ग्राम। समझ में आ रहा है? अब देखो बात समझो बेटा कि ये जो ग्राम एटॉमिक मास होता है ये मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होता है। मतलब जब तुम मास नंबर के पीछे में ग्राम लगाते हो तो कभी भी एक एटम का मास नहीं है, वो एक साथ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास है। समझ में आया? मतलब अगर कार्बन का 12 ग्राम बोल रहे हो तो ये कार्बन के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स रखता है इतना मास। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 14 ग्राम।
6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सोडियम एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। आई बात समझ में? और जब मैं, तो बेटा ये जो नंबर है, मैंने शायद तुमको बताने की कोशिश करी थी लास्ट क्लास में कि ये मैजिकल नंबर क्यों है। रिवीजन स्टार्ट होगा ना बेटा, तो ये सारी चीजें फिर से पढ़ाऊंगा। अभी जो देखो कि अभी तुमको जो चीजें मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 6 पॉइंट, जैसे 12 को डजन बोला जाता है, वैसे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को मोल बोला जाता है। तो एक्चुअल में ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल एटम्स। इसी को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं बेटा, मास ऑफ Na एटम्स। यहां पे सोडियम में और Na में डिफरेंस क्या है कि N के पीछे स्मॉल a है, यहां पे Na अगर ऐसा लिखा होगा मतलब वो मोल है, मतलब वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है। और क्या बोल सकते हैं इसको? मास ऑफ, मोल को क्या बोला जाता है? 1 ग्राम एटम। अब देखो बोलो, अरे एक व्यक्ति है उसको बहुत गुस्सा आता है और उसका नाम विनम्र है, समझ रहे हो क्या? अब तुम ये ग्राम देख के कंफ्यूज नहीं होना। ग्राम तो वैसे मास होता है, लेकिन ग्राम के साथ एटम या मॉलिक्यूल चिपका हुआ होगा, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसको भी मोल ही बोलते हैं। जैसे 2 मोल, 2 ग्राम एटम, 2 ग्राम एटम का मतलब 2 मोल। जैसे कार्बन का 1 ग्राम एटम, मतलब कार्बन का 1 मोल कितना ग्राम होता है? 12 ग्राम होता है। कंफ्यूज नहीं होना। नाइट्रोजन का 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम का मतलब मोल, अभी बताया ना मोल। तो नाइट्रोजन का 1 ग्राम एटम का मास कितना होगा? 14 ग्राम। तो ग्राम एटम से, ग्राम से कंफ्यूज नहीं होना, मास वासी, ये मोल बताता है। किसी ने नाम रख दिया है तो हम पढ़ रहे हैं। समझ में आया? नोट करेंगे बच्चों। क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास बेटा मोल Na या ग्राम एटम का मास होता है, एक मोल एटम का मास होता है, इसीलिए जब मोलर मास बोला जाता है, मोलर मास ऑफ एलिमेंट क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास ऑफ एलिमेंट क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास ऑफ एलिमेंट क्या होता है बेटा? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, मोल से रिलेट कौन करता है? ग्राम एटॉमिक मास। एक एटम या एक मॉलिक्यूल से रिलेट करने वाला मास रिलेटिव एटॉमिक मास। हेलो, क्लास ले रहा हूं, शाम को डाल दूंगा, ठीक है? समझ में आएगा बेटा? बोलो। जब भी आपको मोल्स वाला पार्ट दिए रहेगा तो आपको ग्राम एटॉमिक मास सोचना है। समझ में आया? एक रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, एक क्या होता है बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। देखो ध्यान से, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना, ये एक एटम का मास होता है। कितने एटम का मास होता है? एक एटम। जैसे कार्बन का 12 के पीछे ग्राम लगा दिए तो ग्राम एटॉमिक मास, एमयू लगा दिए तो रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका क्या हो गया? 14 AMU। इसका क्या हो गया? 16 AMU। इसका क्या हो गया? 23 AMU। अब ये हर एक एटम का मास है, मतलब कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU। तो कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या बोलूंगा? 12 AMU पर एटम। लेकिन उसका ग्राम एटॉमिक मास बोलूंगा तो ये 12 ग्राम कितने का मास है? एक मोल कार्बन एटम्स का मास है। तो क्या लिखता हूं? 12 ग्राम पर मोल। डिफरेंस समझ में आ रही है? बातें आ रही है कि नहीं आ रही है?
जैसे नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 EMU, मतलब नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 14 EMU पर एटम, एक एटम का मास 14 EMU, 14 ग्राम बोलूंगा तो 14 ग्राम पर मोल, 16 EMU पर एटम 16 ग्राम पर मोल, 23 EMU पर एटम 23 ग्राम पर मोल। का मास होता है और ग्राम एटॉमिक मास एक मोल एटम का मास होता है। हम लोगों ने इसको डिराइव भी किया है बेटा लास्ट क्लास में, तो जब रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी तो एक बार और डिराइव कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, 2 आप ही बच्चे हो, अभी और भी मान लो बच्चे आएंगे तो कंटिन्यू कर लेंगे उसके साथ, है कि नहीं? आई बात समझ में? अब देखो मेरी बात समझो, जैसे अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है बेटा 16, 32 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 48 में कितने होंगे, 160 ग्राम में कितने मोल होंगे ऑक्सीजन के 10। आप यहां पे क्या कर रहे हो बेटा, आप यहां पे क्या कर रहे हो, मैं आपको मास दे रहा हूं, आप जो मोलर मास है, मोलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास, आप वेट से मोलर मास क्या कर दे रहे हो बेटा, डिवाइड कर रहे हो, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि देखो आपको एक मोल का मास पता है, एक मोल का मास पता है जिसको हम क्या बोलते हैं मोलर मास, जो एक्चुअल में क्या है ग्राम एटॉमिक मास, तो जो भी मास दिया है उससे मोलर मास डिवाइड कर रहे हो, जो भी मास दिया है उसको मोलर मास से डिवाइड कर रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जा रहे हैं। जैसे मान लो मेरे को दो का पेयर बनाना है, मेरे पास 10 चीज है, तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, तो आप क्या कर रहे हो, जो भी यूनिट है उससे डिवाइड करते हो कुल मिला के। भाई आपको पता है कि कोई एक मेरा एलिमेंट है जिसका मोलर मास 4 ग्राम है, मतलब एक मोल का मास कितना है 4 ग्राम, ऊपर आपको दिया रहेगा 8 ग्राम, तो 8 से 4 को डिवाइड कर दिए तो आ गया 2, तो आप बोलोगे सर 2 मोल है, 4 का 1 मोल और 4 का 1 मोल। आ रही बात समझ में? तो वेट बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्यों हुआ, ये बात समझ में आई? हाँ, अगर आपने वेट से, ये तो मोलर मास मतलब क्या बेटा, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास मतलब क्या अभी बताया ना, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास इज मोलर मास। अगर आपने रिलेटिव एटॉमिक मास डिवाइड कर दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास डिवाइड कर दिया, क्यों डिवाइड किया रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि मास तुमको एएमयू में दिया हुआ था, तुमको मास अगर ग्राम में दिया रहेगा तो तुम मोलर मास डिवाइड करोगे, अगर मास एएमयू में दिया रहेगा तो तुम क्या करोगे बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास डिवाइड करोगे, रिलेटिव एटॉमिक मास डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास होता है। मान लो वही वाला केस, 8 एएमयू दिया है, हीलियम मान लो कितना एएमयू दिया है 8 एएमयू, तुम हीलियम को देख के सोचे अरे 4 एएमयू तो एक एटम का मास होता है, डिवाइड किए तो नंबर ऑफ एटम 2 आ गए। आ रही है क्या बात समझ में, आ रही है क्या बात समझ में? तो दोनों में डिफरेंस समझना, ग्राम एटॉमिक मास में और रिलेटिव एटॉमिक मास में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो उसको एग्जीक्यूट अच्छे से करोगे, अप्रोच अच्छी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो, जब तुमको ये पता चल गया कि मास दिया रहेगा, उससे उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर तुमको मैं नंबर ऑफ मोल्स दिया रहूंगा तो मोलर मास क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा, तो मास आ जाएगा, सैंपल का मास आ जाएगा। बोलो हाँ। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, देखो मान लो मेरे पास, मेरे को पता है कि नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14 ग्राम, मतलब एक मोल का मास कितना होता है बेटा 14 ग्राम, तो 2 मोल का कितना होगा 28, 3 मोल का कितना होगा 14 इंटू 3, 4 मोल का कितना होगा 14 इंटू 4, 120 मोल का क्या होगा 120 इंटू 14। आ रही बात में? तो इस पूरे के पूरे 14 या 120 मोल्स का मास आपको मिल जाएगा। इसी चीज को, वेट को यहीं रखा, मोलर मास को उधर लेके चला गया, तो ये बन गया। आ रही है बात समझ में? भाई इसी को तो हम लोग रट के नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे ना, अब समझ के कैलकुलेट कर रहे हैं। आ रही है कि बात समझ में? अच्छा एक चीज और,
तो मास के साथ हम लोगों को रिश्ता मिल गया है किसका, मोलर मास का, कि मास अगर तुम्हारे पास है तो तुम ग्राम एटॉमिक मास, जिसको बोला जाता है मोलर मास, डिवाइड कर दोगे बेटा, मास को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। एक मोल मतलब कितने पार्टिकल, 2 मोल मतलब कितने पार्टिकल, 2 इंटू 6.02 2 इंटू 10 टू द पावर 23 को Na बोल देना, ठीक है, मतलब इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 5 मोल मतलब कितने पार्टिकल, 5 Na। 10 मोल मतलब कितने पार्टिकल। तो आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है, पहले से दिया है, तो आप नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, इंटू Na कर दोगे, बोलो हाँ। 1 मोल में Na तो नंबर ऑफ मोल्स में कितने हो जाएंगे, इंटू Na। अच्छा एक बात बताओ, ये तो समझ में आ गया। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स दिया है, जैसे 6.02 2 इंटू 10 टू द पावर 23 मतलब कितने मोल, 1 मोल। 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 दिया है, मतलब कितने मोल। तो नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करोगे Na को तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ। यहां तक की कहानी में कोई प्रॉब्लम है क्या, है क्या, बोलो। आप सुनो मेरी बात, आप क्या बोल रहे थे भैया, एसटीपी एनटीपी है ना। अब समझो आगे, इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो भाई, कि नहीं सर समझ में नहीं आया, बड़ा अजीब सा लग रहा था। भाई मास नंबर और एटॉमिक मास, अब सोच, एक एक चीज को सोच लो एक बार, बहुत इजी है, बताया हो ना मैं नीट, बस ऐसे सोचोगे नहीं तो गड़बड़ करोगे बेटा। यहां तक कोई दिक्कत है, इसके क्वेश्चंस लगा लें कुछ, एक साथ लगाएंगे सबके, लगा लेते हैं, लिखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.8 ग्राम ऑक्सीजन। 0.8 ग्राम ऑक्सीजन में आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। देखो मैंने क्या बोला, 0.8 ग्राम ऑक्सीजन बोला, तो ग्राम में दिया है, अगर एएमयू में देता तो रिलेटिव एटॉमिक मास डिवाइड करते, ग्राम में दिया है तो मैंने क्या किया, 16 ग्राम पर मोल। कोई 32 लिया है क्या, O2 का होता है, वो मॉलिक्यूल है, ये एटम है ना बेटा, तो इसका 16 हो गया, ये क्या हो जाएगा बेटा 0.05 मोल, क्या हो जाएगा 0.05 मोल। क्या मैंने मोल कैलकुलेट करने बोला है, नहीं, मैंने क्या कैलकुलेट करने बोला है, नंबर ऑफ एटम्स। अब एक मोल में होते हैं Na, तो 0.05 मोल में कितने हो जाएंगे बेटा 0.05 Na, 0.05 Na। अगर मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू कोई बोलता कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करता 0.05 मोल इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। अब देखो ये एक पॉइंट हटाओगे तो 22 कर दोगे, और 0.5 मतलब इसका आधा, मतलब 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23।
सॉरी 22 एटम्स। मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अब ये आराम से सॉल्व होने वाली चीज है तो अपने ऐसा लिख दिया। ऑप्शन देख लो, Na के टर्म्स में दिया है तो ऑप्शन में Na के टर्म्स में निकालो, अगर पूरा एग्जैक्ट वैल्यू के टर्म्स में दिया है तो एग्जैक्ट वैल्यू के टर्म्स में निकालो। समझ में आ रही है क्या बात? बोलो, कोई परेशानी है? नहीं है। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट मास ऑफ 3.011 into 10 to the power 25 atoms of sodium sample, sodium Na, sodium sample। कितना बोला था? एटम्स कितने थे? एटम्स कितने थे? तो जब एटम्स आपको दिए हुए थे बेटा, देखो चाहे आप यहां रहो वहां जाना पड़े या यहां रहो यहां जाना पड़े, बीच में यहां आना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो 3.011 इंटू 10 टू दी पावर क्या बोला था? 25। सही है, सही है। तो ये कितना हो गया? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो ये क्या हो गया बेटा? 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 23 कैंसिल हो जाएगा तो 100 बचेगा, नीचे 2 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 50 मोल्स। अब 1 मोल्स में क्या बोला था? सोडियम बोला था। क्या बोला था? सोडियम। तो देखो इतने मोल्स हैं तो 50 मोल्स हैं, और इसका मोलर मास कितना होता है बेटा? 23 ग्राम पर मोल। अगर ये 100 मोल होते तो 2300 होता। 50 है मतलब 2300 का हाफ है ना, तो 1150 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, सही है, हाँ कि नहीं? तो बेसिक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने लगा रखे हैं। मैं जो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था वो भी दे देता हूं अभी। एक चीज याद रखना बेटा, आप दोनों, एटम और आयन के मोलर मास में कोई भी चेंज नहीं आता। समझ में आया क्या? एटम और आयन के मोलर मास में कोई चेंज नहीं आता। चाहे आप ऑक्सीजन का अगर 16 ले रहे हो, ऑक्सीजन एटम का अगर 16 ले रहे हो तो ऑक्साइड आयन का भी 16 लोगे। सोडियम का अगर आप 23 ले रहे हो तो सोडियम आयन का भी कितना लोगे? 23 लोगे। क्योंकि देखो सोडियम एटम और आयन में, या किसी भी एटम और आयन में क्या चीज का डिफरेंस आता है? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस या ओवरऑल मास ऑफ द एटम कि हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो अगर कोई एनायन बना है या केटायन बना है तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से बना है, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया नहीं जाता। तो कभी भी ये दिमाग में मत लाना कि अरे हमको तो ऑक्सीजन का पता है, ऑक्साइड आयन का क्या होगा? वही होगा जो ऑक्सीजन का, सोडियम का वही होगा, मैग्नीशियम का वही होगा, या किसी भी आयन का उसके रेस्पेक्टिव जो भी एटम है उसी के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। आई क्या बात समझ में? तो क्वेश्चन लिखेंगे बेटा एक, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स
इन टर्म्स ऑफ Na, ब्रैकेट में लिखना है इन टर्म्स ऑफ Na, ब्रैकेट में लिखना है इन टर्म्स ऑफ Na, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ Na ऑफ 2.8 ग्राम 2.8 ग्राम सोडियम आयन Na प्लस।
तुमको समझ में आएगी? मान लो मैं 2.3 ग्राम लेके सॉल्व करता हूँ बेटा, है ना। तो मान लो 2.3 ग्राम है मेरे पास सोडियम, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूंगा। तो 23 ग्राम, देखो मैं अभी बोला ना, आयंस का और इंडिविजुअल एटम का जो मोलर मास होता है वो सेम होता है, मतलब 0.1 मोल। 0.1 मोल क्या, सोडियम आयंस। इट मीन्स नंबर ऑफ आयंस अगर मुझे निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, 0.1 मोल इंटू Na, फिलहाल अभी, है ना। वैसे तो 6.022 इंटू 10⁻23 करोगे तो 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। तो 0.1 Na बोल दिया मैंने। आयंस है, कौन से आयंस है, सोडियम आयंस है। Na देख के कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हो तुम। हाँ, अब आ जाओ सोडियम आयन के बारे में। बेटा सोडियम एटम क्या होता है, न्यूक्लियस है, वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के नंबर कितना हो जाएगा, 23। क्या हो रहा है, मास नंबर क्या है बेटा, 23। तो 23 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब प्रोटॉन कितना होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। देखो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास नंबर है 23, एटॉमिक नंबर है 11, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, 12। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। समझ में आया क्या, 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन। 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, दोनों को मिला के 23, मतलब मास नंबर 23। क्लियर है क्या, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तभी तो मेरे को पता चला यहाँ पे प्रोटॉन 11 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे सेल में 1 है और वो 1 चला गया है। तभी तो सोडियम क्या है, सोडियम आयन बना है। सोडियम पे 1 प्लस चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब 11 से कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के जो मेरा समझाना था वो ये था कि एक जो सोडियम आयन होता है उसमें होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा केमिस्ट्री में, क्योंकि एलिमेंट को ही डिसाइड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल गया तो एलिमेंट बदल जाएगा। केमिस्ट्री में कभी भी एलिमेंट नहीं बदलता, फिजिक्स में बदलता है जब न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन होते हैं। तो आई क्या बात समझ में। अब तुमको एक आयन में पता चल गया बेटा, इतने आयन्स में नहीं निकाल पाओगे यार। तो देखो पहला क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेगा, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल तुम्हारे पास 0.1 Na आयन्स है, तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन को गायब कर दो, एक में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 0.1 Na में Na इलेक्ट्रॉन्स। क्या इलेक्ट्रॉन्स, Na इलेक्ट्रॉन्स, Na इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो बेटा हाँ बेटा 11 इंटू 0.1 Na प्रोटॉन्स, मतलब 1.1 Na प्रोटॉन्स। फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 इंटू 0.1 Na, मतलब 1.2 Na न्यूट्रॉन्स। देखो इस तरीके से सॉल्व होता है। ये वाला पार्ट जो है ना कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में पूरा पढ़ाया था कि आयन किसको बोलते हैं, चार्ज क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। रेगुलर क्लास में जब स्टार्ट करूंगा तो वही फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है।
तो अभी ये देख लो, ये समझ में आई बेटा बात। अब हम लोगों ने ना देखो मोल्स को मास के रेस्पेक्ट में समझ लिया, मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से भी समझ लिया। अब हम मोल्स को वॉल्यूम के हिसाब से समझेंगे। किसके हिसाब से समझेंगे बेटा? वॉल्यूम के हिसाब से समझेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग समझेंगे किसके हिसाब से? वॉल्यूम के हिसाब से। वॉल्यूम के हिसाब से समझना है तो सबसे पहले एक गैस लॉ है, अवोगैड्रोस लॉ। एक गैस लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। अवोगैड्रोस लॉ। तो अवोगैड्रोस लॉ क्या है बेटा? ये गैस के लिए लॉ है, ये सिर्फ किसके लिए है? गैस के लिए। अवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है? एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ at similar conditions of temperature and pressure equal volumes contains equal number of molecules। ध्यान से पढ़ो इसको। At similar conditions of temperature and pressure, equal volumes contains equal number of molecules। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशन सिमिलर है। दो अलग अलग गैस लिए, यहां पे मान लो टेम्परेचर T1 और प्रेशर P1, यहां पे भी टेम्परेचर T1 और यहां पे प्रेशर P1। At similar conditions of temperature and pressure, equal volumes contain equal number of molecules। Equal number of molecules मतलब equal moles। Equal number of molecules मतलब equal number of moles। अब equal number of moles मतलब मान लो एक एक मोल ले लिया। देखो एक मोल यहां पे ले लिया, एक मोल यहां पे ले लिया। अब एक मोल O2 लिया हूं और एक मोल यहां पे हीलियम लिया हूं। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी क्या होता है? सेम होता है। तो मान लो एक मोल का वॉल्यूम V लीटर है, तो इस एक मोल का भी वॉल्यूम क्या होगा? V लीटर होगा। अगर यहाँ पे एक मोल का वॉल्यूम V लीटर है तो दो मोल का क्या होगा? 2V लीटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एक मोल का मास जो होगा वो 16 × 2 32 ग्राम होगा। इस एक मोल का मास कितना होगा? 4 ग्राम होगा। ये 8 गुना ज्यादा भारी है लेकिन वॉल्यूम सेम है इनका। ये गैस लॉ है बेटा। जनरली मास बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, डेंसिटी फिक्स रहती है, लेकिन यहाँ पे मास के साथ रिलेशन नहीं है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल है तो वॉल्यूम भी डबल रहेगा। अगर ये आधा मोल होता तो ये 0.5 लीटर होता। इसका मतलब अगर मैं यहां से कंक्लूड करूं इसको, तो ये हमको बोलता है कि एट गिवन T एंड P नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलो या नंबर ऑफ मोल्स बोलो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, या वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि वॉल्यूम यहां पे समझना है अपने को। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ये किसी गिवन T और P पे बात कर रहे हैं। फिर चाहे वो कोई भी गैस रहे, T1 और P1 टेम्परेचर और प्रेशर पे, कोई भी गैस रहे, दुनिया की कोई भी गैस रहे, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। मान लो आप बोलोगे सर मैं SO2 गैस ले लेता हूं। SO2 मतलब सल्फर 32, ऑक्सीजन 32, टोटल 64।
तो अगर आपने इसी टेम्परेचर T1 और P1 प्रेशर पे 1 मोल SO2 ले ली, 1 मोल SO2 ले ली, तो उसका वॉल्यूम भी V लीटर रहेगा, क्योंकि एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी को हम थोड़ा सा घुमा के बोलेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट गिवन T and P, 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब फिर चाहे कोई भी गैस रहे, कोई भी गैस रहे, उसका 1 मोल फिक्स्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। अगर मैंने, ये तो मेरा फिक्स था, मैंने इसको भी फिक्स कर दिया तो ये भी फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि दुनिया में कोई भी गैस रहे, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो हर 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। किसको किसको समझ में आया हाथ ऊपर करो। नहीं आया तो कहां से नहीं आया, क्या नहीं आया, ये नहीं समझ में आया बेटा। देख ऊपर क्या लिखा हुआ है, एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब सेम नंबर, सेम वॉल्यूम का, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे वो कोई भी गैस के हो। डिपेंड नहीं करता कि वो किस गैस का है, O2 का है कि हीलियम का है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है ना तो वॉल्यूम सेम रहेगा। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने डबल कर दिया ना तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने 5 गुना कर दिया ना तो वॉल्यूम 5 गुना हो जाएगा। तो इससे जो समझा उसको यहां पे लिखा, समझ में आया कि बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। एट टी एंड पी, एट टी एंड पी मतलब टी और पी क्या है, कांस्टेंट है। फिर मैं यहां से सोचा कि ये और ये तो कांस्टेंट है, मैं इसको भी 1 मोल कांस्टेंट कर दूंगा तो ये और ये कांस्टेंट था, इसको भी कांस्टेंट कर दूंगा तो ये भी कांस्टेंट आएगा। मतलब मेरे को एक बात समझ में आ गई कि दुनिया की कोई भी गैस रहे, किसी गिवन टी और पी पे हर 1 मोल गैस का वॉल्यूम फिक्स रहेगा। तो मैंने यहां पे लिखा एट गिवन टी एंड पी 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज फिक्स्ड वॉल्यूम। नोट करो, चलो समझ समझ के नोट करो, नहीं समझ में आया तो बताओ। सोच सोच के बनाओ, नहीं बने तो बताओ।
समझ में आया? हो गया इतना? अब देखो, मतलब अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दूंगा तो हर एक मोल गैस का वॉल्यूम क्या आएगा बेटा? फिक्स आएगा। अब टेम्परेचर मैं मान लो रखता हूं, टेम्परेचर रखता हूं मैं 273.15 केल्विन और प्रेशर मैं लेता हूं 1 atm के आसपास। तो इस गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे भी हर एक मोल गैस का वॉल्यूम फिक्स रहेगा। इसको बोलते हैं बेटा एसटीपी कंडीशन। क्या बोलते हैं? एसटीपी कंडीशन। तो एट एसटीपी मैंने देखा है कि दुनिया की कोई भी गैस रहे, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। समझ में आया? मतलब इस टेम्परेचर, देखो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे एक मोल गैस का वॉल्यूम अलग अलग रहेगा। इस टेम्परेचर और प्रेशर पे एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4 लीटर। 2 मोल का कितना रहेगा? 44.8 लीटर, मतलब 2 इंटू 22.4। 3 मोल का कितना रहेगा? 3 इंटू 22.4। 4 मोल का क्या रहेगा? 4 इंटू 22.4। अब आ जाओ कहानी में। अब जब मैं गैस के वॉल्यूम के बारे में बात करता हूं, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स एट एसटीपी दिया हुआ है गैस का, एट एसटीपी मुझे क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दिया हुआ है। मान लो 2 मोल O2 दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे? 2 इंटू 22.4। अगर मेरे को 5 मोल दिया है तो 5 इंटू 22.4। जितना भी नंबर ऑफ मोल्स दिया है उससे 22.4 क्या कर देना बेटा? मल्टीप्लाई कर देना, तो वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा। अब मान लो मेरे को 44.8 लीटर हीलियम दिया हुआ है, मतलब कितने मोल्स है वो? कितने मोल्स है? 2 मोल्स, क्योंकि मेरे को पता है कि 22.4 मतलब 1 मोल, 44.8 मतलब 2 मोल। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ गैस मुझे दिया हुआ है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा? ये था तुम्हारा एसटीपी वाली कंडीशन, जहां तुमको वॉल्यूम के साथ मोल्स को रिलेट किया जाता है। तो आपने ओवरऑल क्या सीखा अभी? मास के साथ मोल्स का रिलेशनशिप, नंबर ऑफ एटम्स के साथ रिलेशनशिप और वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप। ये 3 रिलेशनशिप आपको काम आने वाले हैं। लेकिन ना बेटा यहां पे एक छोटी सी चीज समझना, मैंने अभी तुमको ग्राम एटॉमिक मास बताया है, या मैंने बस एटम बता रहा था, जबकि गैसेस क्या होती हैं? मॉलिक्यूल्स होती हैं। तो मॉलिक्यूल होगा ये, मतलब यहां पे बस क्या होगा कि यहां पे तुम एटम्स नहीं लिखोगे, यहां पे तुम पार्टिकल्स लिखोगे, और पार्टिकल्स में क्या आ जाएगा? एटम भी आ जाएगा, एटम्स भी आ जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो भी आ जाएंगे। बस मॉलिक्यूल्स का मोलर मास कैसे निकालते हैं पता है तुम लोगों को? और आयंस होंगे तो भी आ जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन एटम बोला तो 16 ग्राम, लेकिन O2 गैस बोला तो 32 ग्राम। और जनरली जब भी ऑक्सीजन एटम करके नहीं बोलेगा तो गैस ही मान के चलना। वो तो मैं तुमको समझाने के लिए एटम, क्योंकि एटम पढ़ा रहा था, एटम से रिलेट करवा रहा था तो एटम बता रहा था। अब मॉलिक्यूल बताऊंगा, ठीक है?
जैसे तुम मास से नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो ना, वैसे तुम वॉल्यूम से भी कुछ और निकाल सकते हो। क्वेश्चन लिखेंगे फर्स्ट, एट एसटीपी हो गया था ना ये, एट एसटीपी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, at STP the volume occupied by 2 moles of an ideal gas, at STP the volume occupied by 2 moles of an ideal gas, 2 moles of an ideal gas is, बताओ 8 लीटर। सही बात है, आगे बढ़ो। 1 मोल का 22.4 तो 2 मोल का कितना हो जाएगा बेटा? अब समझ में आया था ना तुमको अच्छे से। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 5.6 ग्राम ऑफ O2, what is the volume occupied by 5.6 gram of O2 gas, what is the volume occupied by 5.6 gram of O2 gas at STP, what is the volume occupied by 5.6 gram of O2 gas at STP? फाइव 5.6 लीटर क्या था O2 गैस? 5.6 ग्राम था। सॉल्व करें। 5.6 ग्राम का हमको क्या निकालना था? वॉल्यूम निकालना था, है ना, है कि नहीं? चलो बेटा O2 का 5.6 ग्राम दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ? O2 मतलब 32 ग्राम, हाँ कि नहीं? ये देखो, ये ग्राम पर मोल, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, बोलो हाँ। नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, उसको वॉल्यूम में कैसे चेंज करोगे? तो वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट STP इज इक्वल टू जो भी मोल्स आया है। अब वैसे तो मैं अभी सॉल्व नहीं किया हूं, लेकिन ये तो मोल्स में ही रहेगा, बोलो हाँ, इंटू 22.4 लीटर पर मोल कर दूंगा। तो देखो यहां पे ध्यान से, अब इसको काट पीट कर सकते हैं तो करो भाई। टू 2.8 16 8 1.4 4 0.7, ठीक है, 2 11.2, ये कटा
5.6, 5.6 इंटू 7 कितना होगा? 3.92 आ रहा है क्या? हाँ, 3.92 लीटर आएगा बेटा इसका आंसर। ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन चलो देख लेते हैं। 5.6 डिवाइड बाय 32 इंटू 22.4, 3.92 लीटर आएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? बोलो। तो पहले मास को मोल्स में चेंज किए और फिर मोल्स को वॉल्यूम में चेंज कर दिए। आपको मोल्स ब्रिज है बेटा, जंक्शन है, वहां आना ही पड़ेगा, मोल्स में आना ही पड़ेगा। कहीं पे भी डायरेक्ट मास टू नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल टू मास, मास टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू, कहीं भी जाओ बीच में आपको मोल्स में जाना पड़ेगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। The volume of 1 mole of an ideal gas at STP is, इसको तो ऐसे ही बता देते तुम लोग। The volume of 1 mole of an ideal gas at STP is approximately, अब लिख लियो तो कर लो निक। नेक्स्ट, a gas occupies, a gas occupies 1 liter at STP, a gas occupies 1 liter at STP. How many molecules, how many molecules does it contains, how many molecules does it contain? पहला ऑप्शन है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, दूसरा ऑप्शन है 2.69 इंटू 10 टू द पावर 22, तीसरा ऑप्शन है बेटा 3.01 इंटू 10 टू द पावर 22, चौथा ऑप्शन है बेटा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 23। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आंसर बताना है बेटा आपको। 1 लीटर गैस में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? पहला कैसे होगा बेटा? 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? तो 1 लीटर का भी 1 मोल होगा। नहीं, जब ऑप्शन रहता है ना बेटा तो गैस किया करो, मतलब ऑप्शन को देख के लगाया करो दिमाग। बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
चलो सॉल्व करते हैं। इधर इधर देखो बेटा, इधर देखो। तुम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं जानते हो ना, प्रॉब्लम ये है। देखो इधर, 1 मोल मतलब कितना? 22.4 लीटर, हाँ कि नहीं? और 22.4 लीटर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। मानते हो क्या? मानते हो क्या? अब 22.4 लीटर में इतने पार्टिकल्स होंगे, तो 1 लीटर में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो इधर, कायदे से तो मुझे पूरा सॉल्व करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा। पूछो क्यों? देखो मैं क्या करता हूं ना, इसको मैं लिख सकता हूं 60.22 इंटू 10⁻22। लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं कि नहीं? डिवाइड बाय 22.4। अब इसको, ये 23 को 22 करके यहाँ पे पॉइंट इधर कर दिया, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब देखो 22.4 इंटू 2 क्या होता है? 44.8, और 3 टाइम क्या होगा? 22 इंटू 3 मतलब 67.2। ये तो 60 है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ इंटू 10⁻22। 2 पॉइंट समथिंग कुछ, ये भी है ये भी है, लेकिन ये 10⁻22 है, 10⁻23। बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा करना है, आप पूरा सॉल्व करते बैठोगे इतना मस्ते हो जाएगा, उतनी देर में तो 4-5 क्वेश्चन लेके कोई निकल जाएगा। समझ में आया क्या? आप ऐसा एकदम मैं ज्यादा होशियार हूं, सामने वाला तो हो गया, कल्याण कर दिया तुम्हारा। समझ में आया क्या? बोलो। चलो आगे बढ़े। तो बेटा एटम्स हम लोग समझ गए, और कायदे से ये मॉलिक्यूल्स का के बाद का पार्ट था, वो तो आपने पूछा तो मैंने बताया। अब हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या पढ़ते हैं? मॉलिक्यूल्स। बेटा दो सिमिलर एटम, दो या दो से ज्यादा सिमिलर एटम्स या अलग अलग एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं या केमिकली कंबाइन होते हैं। क्यों होते हैं? अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। जनरली तुम ऑक्टेट रूल पढ़ते हो कि आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाए, तो कार्बन नाइट्रोजन जैसे वाले तो क्या करते हैं, जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 है तो 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 4 वो दे नहीं सकता, और 4 कोई उसको भी पूरा पूरा नहीं दे सकता। कार्बन -4 देखे हो क्या? नहीं। तो जो पूरा पूरा दे नहीं सकते, जैसे सोडियम के पास लास्ट में एक था, एक दे देता है। क्लोरीन को एक ही जरूरत है, वो सोडियम जैसे आइटम से ले लेता है, लेकिन कार्बन क्या करे? कार्बन क्या करे? तो ऐसे क्या करते हैं बेटा, 4 बॉन्ड बना के वो क्या होगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। नाइट्रोजन के पास 7 है, पहले में 2, दूसरे सेल में 5 है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा और 8 कर लेगा। ऑक्सीजन के लास्ट में कितना है? 6 है, 8 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 2 6, तो उसको 2 बॉन्ड बनाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से वो क्या करते हैं बेटा, जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। आई बात समझ में? अब ये जो मॉलिक्यूल बनता है, अगर ये सेम एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसको एलिमेंट बोल देते हैं, और अगर अलग अलग एटम से मिलके बन रहा है तो कंपाउंड बोल देते हैं। जैसे तुम देखो, अगर नाइट्रोजन मान लो N2 बनाया तो मॉलिक्यूल है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाए वो भी मॉलिक्यूल है, लेकिन N2 को एलिमेंट बोलते हैं और CO2 को क्या बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट है, कंपाउंड बोलते हैं। कुल मिला के क्या बनता है बेटा, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। अब उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो हमको यहाँ पे सीखना है। सबसे पहली बात बेटा कि केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो उनकी एक स्टोइकियोमेट्री होती है, मतलब वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही रिएक्ट करते हैं। ऐसे कुछ भी प्रोपोर्शन में रिएक्ट नहीं करते। चलो मतलब ऐसा है कि रसना बनाना है तो मेरे को कम शक्कर चाहिए, उसको ज़्यादा शक्कर चाहिए,
तो कम शक्कर डाल दिए तो भी शरबत है, ज्यादा डाल दिए तो भी शरबत है। समझ में आया? ऐसा यहाँ पे नहीं है। समझ में आया? नहीं सर वो कार्बन और ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन के 4 एटम से करवा दो ना सर प्लीज, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। समझ में आया बेटा? ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। मतलब मॉलिक्यूल जब भी बनते हैं तो वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही रिएक्ट करते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं। तो देखो जब कार्बन और ऑक्सीजन जो है 2:2, देखो एटम का रेशियो देखो यार, 2:1 प्रोपोर्शन पे रिएक्ट करते हैं बेटा, 2:1 प्रोपोर्शन पे रिएक्ट करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहे हैं, और अगर ये 1:1 प्रोपोर्शन में रिएक्ट कर रहे हैं तो CO2 बन रहे हैं। देखो वही कार्बन उसी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन देखो प्रोपोर्शन रिएक्शन का चेंज कर दोगे तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। अब तुम बोलो ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सेम चीज है। सर वो हम लिए थे सर, ऐसा रूह अफ़ज़ा लिए थे, उसमें थोड़ा सा शक्कर डाले थे, और फिर रूह अफ़ज़ा लिए थे उसमें ज्यादा शक्कर डाले थे, वही तो बना है सर। ये वैसा नहीं है। यहां पे देखो ये टॉक्सिक गैस है, समझ में आया ना? स्वीट डेथ देती है, पता है कि नहीं पता है? कैसे लगा के ऐसा, जहाँ कार्बन मतलब कुछ ऐसा है ना, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लो कार्बन का, आदमी सोया है, सोते ही सोते निकल लेगा, पता ही नहीं चलेगा उसको। CO2 परेशान करती है, लेकिन ऐसा टॉक्सिक नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे। मतलब बोलने का मतलब ये है बेटा कि सेम एलिमेंट से मिलके बना होता है, लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ये अलग अलग कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि देखो प्रोपोर्शन चेंज होने से ही अलग हो गया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक फिक्स्ड कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:1 रेशियो है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के एटम का जो रेशियो है 1:2 रेशियो है। तुम इसको अपने हिसाब से बदल नहीं सकते कि जैसे सर 1:2 है तो सर 2:1, इसको ऐसा भी नहीं कर सकते। जैसे CO2 है तो इसको C2O4 भी नहीं कर सकते। CO2 का एक मॉलिक्यूल, अगर 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन है तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे CO2 के। समझ में आ रही है क्या बात? समझ में आ रही है क्या बात? समझ में आ रही है क्या बात? बोलो। अब इसको ध्यान से देखो, मैं जो बता रहा हूं, मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये पता चल गया। मॉलिक्यूल का प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल मतलब दूसरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात समझ में आ गई बेटा? चलो सिंपल खेलते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलके बनाते हैं H2O। 2 एटम और इसका 1 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है। ऐसे मत सोचना 2 और 1 3, सर 3 बनना चाहिए ना, 1 क्यों बना रहे हो? अगर मान लो मैं कॉपी बना रहा हूं, 4 पेज और 1 कवर से एक कॉपी बना रहा हूं, तो 8 पेज और 2 कवर से 2 कॉपी बनेगी। नहीं सर 8+2 आप 2 लिख दिए, ना इंसाफी। ऐसा रोने गाना मत लग जाना भैया, बड़े हो गए तुम लोग, ड्रॉपर वाले हो गए। तो 2 एटम 1 एटम मिलके 1 मॉलिक्यूल, 4 एटम 2 एटम मिलके 10 एटम 5 एटम मिलके, समझ में आया क्या? 2 Na एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल। मतलब ये बेचारे 2 और 1 मिलके 1 बना रहे थे, अब 2 Na और Na मिलके भी 1 ही बनाएंगे। Na मॉलिक्यूल्स बेटा, 1 Na मॉलिक्यूल्स। 2 एटम और 1 एटम मिलके 1 मॉलिक्यूल बना रहे थे, अब 2 Na मतलब 2 मोल एटम है और 1 मोल ऑक्सीजन है, वो भी 1 ही मॉलिक्यूल बनाएंगे। मतलब तुम लोग तो फांसी में चढ़ा दोगे केमिस्ट्री को तुम लोग। 1 Na एटम, आई बात समझ में? 2 Na मिलके Na मॉलिक्यूल्स। 2 Na का मास क्या हो जाएगा बेटा? 1 Na का होता है 1 ग्राम, 2 Na का क्या हो जाएगा? 2 ग्राम। 1 Na का क्या हो जाएगा? 1 Na का क्या हो जाएगा? देखो
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है बेटा। मास कहीं भी ऐसा नया पैदा नहीं होता और कहीं गायब नहीं होता, रिएक्शन के दौरान जितना था उतना ही रहता है। 2 ग्राम और 16 ग्राम क्या हो जाएगा बेटा? 18 ग्राम। 2 Na को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 मोल। इसको क्या बोलेंगे? 1 मोल। कितना मॉलिक्यूल बना रहे हैं? 1 मोल बना रहे हैं। यहां से हम लोगों को एक समझ में आई बात। अच्छा, 2 एटम का मास कितना था? एक एटम का मास, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU। एक एटम का मास बोल रहा हूं मैं, 1 AMU। 2 एटम का मास 2 AMU। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU। तो 16 और देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाए? एक मॉलिक्यूल बनाए, तो इसका कितना हो जाएगा? 18 AMU, या इसको 18U भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आई क्या बात? अब ये भी जो एटम पड़े हो वैसा ही तो हो गया यार, ये भी तो वैसा ही हो गया बच्चे। देखो जैसे ये H2O है, इसका 2 + 16, 1 × 2, 2 + 16, 18U लिख दिए, मतलब एक मॉलिक्यूल। और 18 ग्राम लिख दिए, मतलब 1 मोल या Na मॉलिक्यूल्स। ये भी तो एटम में नहीं पढ़ते थे? जैसे ऑक्सीजन बेटा, इसका मास नंबर 16 होता है, तो 16 AMU मतलब एक एटम, 16 ग्राम मतलब 1 मोल एटम। वैसे ही आपके पास अगर कोई कंपाउंड दिया है तो भी सम कर लो उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस का। मासेस का सम करके U लिख दोगे तो एक मॉलिक्यूल, ग्राम लिख दोगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल। मतलब जहां वहां पे जैसा पढ़े थे सेम टू सेम। बस यहां पे फिर इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसको क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वहां पे बोलते थे रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। आ रही है बात समझ में? आ रही है क्या बात समझ में? आ रही है क्या? तो मॉलिक्यूल का खेल भी वैसा ही है बेटा, समझ में आ रही है बात? तो मॉलिक्यूल के लिए कंफ्यूज नहीं होना आपको। वहां पे सिर्फ एक एटम लेते थे, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ एटम्स है उनका पूरा सम करके ग्राम लिख दोगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, U या AMU लिख दोगे तो एटॉमिक मास। आई क्या बात समझ में? आई क्या बात समझ में? बोलो। नोट करना है क्या? पीछे वाले सब नोट कर चुके हो ना? नोट करना है, इसको मत नोट करो, मैं आगे जो बताऊंगा उसको नोट करना। ठीक है, चलो। अब मान लो और कोई रिएक्शन ले लो, जैसे ले लिया अपन, मान लो N2। थोड़ा गैसेस वाला लेंगे तो क्या है, सारी चीजें बता पाएंगे ना बेटा। N2 + H2 gives 2NH3। यस, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है कि डाइनाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बैलेंस करने के बाद ये नंबर हमको बताता है बेटा कि एक मॉलिक्यूल या एक एटम कितने और दूसरे रिएक्टेंट से किस प्रोपोर्शन में रिएक्ट कर रहा है। तो स्टोइकियोमेट्री हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, क्वांटिटेटिव पार्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट वाला रहता है और वो। अभी हम लोग सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो डाइनाइट्रोजन और देखो कोई भी आपने, जब तक आप बैलेंस नहीं करते हो किसी को तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। अभी आप देख के बस इतना बता पा रहे हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनता है। कितना रिएक्शन होता है और कितना बनता है वो तो तब पता चलेगा जब आप इसको बैलेंस करोगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 2, तो इधर 3 कर दिया, इधर 2 कर दिया, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन। अब ये बैलेंस हो गई। तो बैलेंस करना क्यों जरूरी है कि बिना बैलेंसिंग किए आप अपने डिजायर्ड आंसर तक, सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना कि कितना मोल कितने मोल से रिएक्ट करेगा। तो बैलेंस करने के बाद ये नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, इसको क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखो इसको जब मैंने देखा तो मेरे को एक बात समझ में आई कि एक मॉलिक्यूल जो है 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया है और 2 मॉलिक्यूल बने हैं।
एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा बेटा? 14 इंटू 2 28, क्या ग्राम की एएमयू? एक मॉलिक्यूल का मास बोल रहा हूं मैं। अभी वही तो बताया था तुमको कि ऐसे सम करोगे और यू लिख दोगे तो एक मॉलिक्यूल, ग्राम लिख दोगे तो एक मोल मॉलिक्यूल, यही तो बता रहा था। ये समझ नहीं आया था? किसको नहीं आया? आ गया? तो एक मॉलिक्यूल का मास 28U, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का? 2U, तो तीन मॉलिक्यूल का 6U। NH3 को देखो, 14 + 3 17, 17 इंटू 2 34U। अब देखो, एक मॉलिक्यूल तीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तो Na मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा? एक मॉलिक्यूल तीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तो Na कितने से करेगा? 3Na। अरे अभी तो तुम लोग सब बता रहे थे भाई। हाँ, Na 3Na से रिएक्ट करेगा तो कितने मॉलिक्यूल बनाएगा? 2Na। Na मतलब एक मोल जो है वो हमेशा 3 मोल से रिएक्ट करेगा, मतलब इसी प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेगा और 2 मोल बनाएगा। एक मोल का मास कितना? 28 ग्राम। 28U मतलब मॉलिक्यूल, ग्राम मतलब एक मोल मॉलिक्यूल। इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 34 ग्राम। ये गैस है। मान लो किसी T और P प्रेशर पे, मतलब मैं तुम्हारा पूरा रिवीजन करवा दे रहा हूं अभी। T और P प्रेशर पे एक मोल कोई भी गैस रहे उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, तो किसी T एंड P टेम्परेचर और प्रेशर पे एक मोल का वॉल्यूम मान लो V लीटर है, तो इसका V लीटर इसके कितने लीटर से रिएक्ट करेगा? 3V लीटर। 3V लीटर। अगर एक देखो, मान लो एक मोल का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो वो 3 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। फिर चाहे कोई भी गैस रहे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। 1 लीटर 3 लीटर से रिएक्ट करेगा, 2 लीटर बनाएगा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये तुम लोग पढ़ोगे लुजेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जब वहां पे 1 लीटर 3 लीटर को मिला के तुमको लगता था 4 लीटर, लेकिन बन रहा होता था 2 लीटर। आई बात समझ में? V लीटर 3V लीटर से रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा? 2V लीटर। अगर यही ये T1 P1 पे था, ये मान लो T2 एंड P2 पे था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूं एट STP, तो तुम क्या बोलोगे? सर एक मोल का तो 22.4 होता है सर STP पे, तो वो क्या करेगा? 22.4 इंटू 3 लीटर से रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे 22.4 इंटू 2 लीटर बनेगा। आ रही है क्या बात समझ में? बताओ। तो इसको देखने के बाद हमको क्या समझ में आता है, बात समझो। पहली बात, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेटा कंजर्वेशन ऑफ एटम्स होता है। कंजर्वेशन ऑफ एटम्स होता है। देखो इधर जितने भी एटम्स थे उधर उतने ही एटम्स हैं और उसी के हैं। एक तो एटम चेंज नहीं होते, दूसरा उनका नंबर चेंज नहीं होता। टोटल एटम जितने इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, रिएक्शन के बाद भले कंपाउंड बन जाए, कुछ और सब्सटेंस बन जाए, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स नहीं बदलते हैं, नंबर उतने ही रहते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2। उधर कितने हैं? 2। भले 2 अलग अलग मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल एक नाइट्रोजन लेके गया, दूसरा वाला मॉलिक्यूल दूसरा नाइट्रोजन लेके गया, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स में कोई बदलाव आया क्या? नहीं आया। इधर हाइड्रोजन के कितने थे टोटल? 6। उधर कितने हैं? 6। तो कंजर्वेशन ऑफ एटम्स होता है, कंजर्वेशन ऑफ एटम्स होता है बेटा। समझ में आया? कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है क्या? अरे बोलो ना।
मॉलिक्यूल्स कंजर्व्ड है क्या? नहीं। देखो यहां पे टोटल कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए थे? 4 मॉलिक्यूल, बना कितना? 2 मॉलिक्यूल। तो कंजर्वेशन ऑफ एटम्स होता है, कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता। 28 ग्राम 6 ग्राम से रिएक्ट किया तो 28 प्लस 6 34, इधर कितना है? 34। कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। अरे भाई 28 प्लस 6 34, यहां कितना है? 34। तुम तो रूल, भाई फिजिक्स में होता है मास कंजर्व नहीं रहता, लेकिन केमिस्ट्री में मास कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम होता है क्या? नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इसके लिए फॉर गैसेस नहीं होता। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूं तो मोल्स भी समझ लेना, क्योंकि मोल्स और मॉलिक्यूल्स वही चीज है। मॉलिक्यूल्स का बंडल 6.022 इंटू 10⁻23 का वो मोल्स है, तो मॉलिक्यूल्स नहीं होता तो मोल्स भी नहीं होता। 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, 4 मोल टोटल रिएक्टेंट साइड का प्रोडक्ट में 2 ही मोल बन रहे हैं। आ रही है बात समझ में? इसको नोट करेंगे बेटा। क्या बेटा? बेटा एक मॉलिक्यूल जो है वो 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। कितने मॉलिक्यूल बनाता है? 2 मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा? कितने मॉलिक्यूल बनाएगा? यहाँ पे अगर इनटू Na कर दूं, एक मॉलिक्यूल Na से करेगा तो मतलब N2 का Na मॉलिक्यूल लूंगा तो H2 का कितना मॉलिक्यूल लूंगा? हाँ, मतलब Na एक नंबर है ना, 1 मोल, तो ये 1:3 में रिएक्ट करता है तो Na के लिए 3 Na लगेंगे, और 1:3 रिएक्ट करता है तो 2 बनता है, तो 1:3 रिएक्ट करेंगे तो 2 Na बनेगा। सिंपल है भाई। आप Na देख के कंफ्यूज मत हो, आप खुद सोचो 2 मॉलिक्यूल होंगे तो ये 6 रहेगा, ये 4 रहेगा, 3 मॉलिक्यूल रहेंगे तो ये 3 रहेगा, ये 9 रहेगा, ये 6 रहेगा। तो वैसे ही Na मल्टीप्लाई कर दिए तो ये Na हो गया, ये 3 Na हो गया और 2 Na हो गया। मतलब मैं मोल्स में लेके जाना चाहता था कहानी को।
इस बार नीट में क्वेश्चन उससे आया था नंबर ऑफ एटम्स वाला, देखे हो? उसमें नंबर ऑफ एटम्स बस निकालना था बेटा, है ना? लेकिन तुम लोग मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकाल के आ गए हो। सही बोल रहा हूं? हो गया? लिखेंगे क्वेश्चन? लिख लिए बेटा सब? लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। क्वेश्चन लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स, हाँ विच क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग contains the, which of the following contains the highest number of helium atoms, which of the following contains the highest number of helium atoms, highest number of helium atoms। फर्स्ट लिखना 4u ऑफ हीलियम, पहला ऑप्शन है 4u ऑफ हीलियम। दूसरा है 4 ग्राम ऑफ हीलियम, पहला है 4u, u और amu सेम चीज है ना बेटा, 4u ऑफ हीलियम, सेकेंड है 4 ग्राम ऑफ हीलियम, थर्ड है 2.27 लीटर ऑफ हीलियम, 2.27 लीटर ऑफ हीलियम। इसको 2.24 करना, 2.24 है ना, 2.24 लीटर ऑफ हीलियम एट एसटीपी। और नहीं 2.24 लीटर ऑफ हीलियम एट एसटीपी। ये तो कुछ भी रैंडम दिया हुआ है, आपको वही तो चेक करना है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। अब 22.4 रहता तो 1 मोल रहता, तो फोर्थ ऑप्शन 4 मोल ऑफ हीलियम, 4 मोल ऑफ हीलियम। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कौन से ऑप्शन में है। देखो पहला वाला 4u तो एक एटम है, दूसरा 4 ग्राम मतलब मास नंबर 4 होता है, मतलब 1 मोल है। क्या क्या? तो 4 ग्राम है मतलब तो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करोगे ना बेटा, तो मास बाई मोलर मास मतलब 1 मोल हुआ ना। जो 4 इंटू Na है वो चौथा ऑप्शन है। फोर ग्राम, देखो हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम, तो 4 ग्राम में कितने मोल रहेंगे? 1 मोल रहेंगे, तो ये 1 मोल आएगा सेकंड का। फिर 2.24 लीटर मतलब 2.24 डिवाइड बाय 22.4 मतलब 0.1 मोल। फिर क्या है? 4 मोल, तो 1 मोल में Na एटम्स, नीचे वाले में 0.1 Na एटम्स, चौथे वाले में 4 Na एटम्स, तो सबसे ज्यादा 4 Na एटम्स। नहीं आई बस है, बोर्ड में बताऊं?
बोर्ड में बताऊं? हाँ तो ऐसा बोलो ना, तुम लोग ऐसे ही निपटा रहा था मैं क्वेश्चन को। देखो पहला ऑप्शन है बेटा 4u ऑफ हीलियम, मतलब ये तो देखो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा, हीलियम क्या होता है? हीलियम 4 2, तो क्या हो जाएगा 4 AMU। मतलब ये एक एटम है, ये कितना एटम है? एक एटम है। दूसरा ये बोल रहा है 4 ग्राम ऑफ हीलियम, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा? 4 ग्राम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 ग्राम पर मोल, 1 मोल। 1 मोल मतलब Na एटम्स, Na एटम्स मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। यहां पे एक एटम था, यहां पे Na एटम्स है। थर्ड क्या बोल रहा था? 2.24 लीटर ऑफ हीलियम गैस। तो मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा बेटा? 1 मोल का 22.4 होता है, तो 2.24 का क्या हो जाएगा? डिवाइड कर दूंगा 22.4 लीटर पर मोल, बोलो हाँ। तो कितना मोल आ जाएगा? 0.1 मोल। और 0.1 मोल को अगर मैं एटम्स में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0.1 Na एटम्स। तो ये आ जाएगा बेटा 0.1 Na एटम्स। चौथा ऑप्शन क्या है? सीधे 4 मोल हीलियम बोल दिए। 1 मोल हीलियम कितना बेटा? Na। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा? 4 Na एटम्स ऑफ हीलियम। अब मेरे को तुम लोग बताओ कि एक एटम ज्यादा है कि Na एटम ज्यादा है कि 0.1 Na ज्यादा है कि 4 Na ज्यादा है? तो चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, हाँ कि नहीं बोलो? yes, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 gram of hydrogen H2 has the same number of molecules. 1 gram of H2 has the same number of molecules as in 1 gram of H2 has the same number of molecules as in 1 ग्राम H2 में जितने एटम्स हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स किसमें है पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया है यहां पे 14 ग्राम ऑफ N2, दूसरा 18 ग्राम ऑफ H2O, तीसरा 16 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा 28 ग्राम ऑफ NH3। 1 ग्राम H2 में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पे टोटल किस में है पूछता है इंडिया। चलो बताओ। क्या बोलती है पब्लिक? मैं क्या लिखी हो? क्वेश्चन क्या लिखी हो आप? बेटा 1 ग्राम ऑफ H2 मतलब आप क्या समझते हो?
1/1 H2 है, वो हाइड्रोजन गैस है। वो H2 गैस हाइड्रोजन एटम नहीं होता, H2 होता है। तो 1/2 मतलब 0.5 मोल। अब देखो ये चारों में से जिसमें 0.5 मोल होगा वही सही है, उतना ही। हाँ तो कुछ नहीं होता बेटा, अच्छा कर रही है तू। जब भी हाइड्रोजन बोल दिया, देखो अब मोल कंसेप्ट में एटम एटम बोल रहा है तो तुम एटम एटम के हिसाब से सोचो, नहीं तो गैस H2 हाइड्रोजन गैस बोला मतलब H2 को सोचना है, हाइड्रोजन एटम को नहीं सोचना है। समझ में आया क्या? और अगर आपने हाइड्रोजन एटम भी समझा है, चलो मॉलिक्यूल बोल रहे हैं वो, देखो इधर 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 ग्राम पर मोल कर दिए तो 0.5 मोल क्या हुआ, हाइड्रोजन आया। अब देखो सेम मॉलिक्यूल्स तब होगा जब मोल सेम हो जाएंगे। यहां पे देखो ये 14 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन है, 14 ग्राम डाइनाइट्रोजन मतलब 14 प्लस 14 28, तो 28 ग्राम पर मोल। कितना मोल हो गया? 0.5 मोल। 18 ग्राम H2O का 18 ग्राम पर मोल, कितना मोल आ गया? 1 मोल आ गया। फिर कार्बन का 16 ग्राम और ये 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटा? 28, तो 28 ग्राम पर मोल। कुछ तो आएगा, अभी अपने को देखना नहीं है। 28 ग्राम डिवाइडेड बाई 14 17। अब देखो ध्यान से सुनो, इसका तो डायरेक्ट 0.5 आया, इसका 1 आया। अगर ये 32 होता तो जस्ट 0.5 ही आता, लेकिन ये 28 है, डिनोमिनेटर जितना 0.5 के लिए होना था उससे कम है, मतलब 0.5 से वैल्यू ज्यादा आएगी ना ज्यादा। मेरे को एग्जैक्ट सॉल्व करना है क्या, ऑप्शन देखिए कि समझ में आ जाएगा ना। ये देखो ये 17 भाई ये 1 मोल से ज्यादा है, ये भी है ना। तो कुल मिला के इसके 0.5 के लिए यही ऑप्शन है, सही हो गया ये। लेकिन अगर एक क्वेश्चन और होता इसमें, जो क्या होता पता है? पहले इसको, ये सबको समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन सेम यही रहेगा, बस उसमें मैं थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करवा रहा हूं। 1 ग्राम ऑफ H2, 1 gram of H2 has the same number of molecules, has same number of atoms, has the same number of atoms as in 1 gram of H2 has same number of atoms as in, क्या होगा इसका आंसर? क्यों करेगी बेटा, Na करके चला ना काम। हाँ तो 0.5 Na था, इंटू 2 कर देगी, तो देखो ये 0.5 मोल मॉलिक्यूल्स हैं H2 के। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि 2 इंटू 0.5 मोल एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। यहां पे भी वही होगा, 2 इंटू 0.5 मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या होगा? 1 मोल एटम्स ऑफ, सॉरी 1 मोल क्यों, ये कितना था टोटल? 1 मोल था ना बेटा ये, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3, तो टोटली कितने मोल एटम्स हो जाएगा? 3 मोल एटम्स हो जाएगा। नहीं आया? देखो हाइड्रोजन का पहले मॉलिक्यूल्स किसके बराबर है ये बोल रहा था, अब किसके बराबर बोल रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में जितने भी एटम हैं
उतने ही एटम कितने, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से उतने ही नंबर ऑफ एटम्स किसमें है। तो पहले हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं। पहले किसको देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन को। तो देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन है, क्या है बेटा, 1 ग्राम H2 है। इसको अपन मोल्स में चेंज करते हैं तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 ग्राम पर मोल लेंगे तो 0.5 मोल्स किसके आएंगे, 0.5 मोल्स किसके आए, एटम्स के, H2 मॉलिक्यूल्स के आए। 0.5 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2। कितने एटम है, 2। तो अगर मेरे पास 0.5 मॉलिक्यूल्स है, मोल मॉलिक्यूल्स है, मतलब मेरे पास 2 इंटू 0.5 मोल एटम्स है ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां से मैं पहले जब मैं 14 ग्राम करूंगा तो डिवाइड बाई क्या करूंगा, 28 ग्राम पर मोल, तो 0.5 मोल क्या आएगा, N2। अब एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम है तो 2 इंटू 0.5 मोल, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स। हाँ कि नहीं, 18 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मोल, 1 मोल क्या है बेटा, H2O। एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, टोटल 3 एटम है। तो 1 मोल H2O में टोटल कितने होंगे, 3 मोल एटम्स होंगे, भले अलग अलग होंगे लेकिन 3 मोल एटम्स होंगे। 2 मोल किसके होंगे, हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑक्सीजन के। अब 16 ग्राम होगा बेटा बाय 28 ग्राम, तो 16 बाई 28 मोल, मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। इतने मोल किसके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के। एक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 एटम है तो 16 बाई 28 में कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 बाय 28 मोल एटम्स हो जाएंगे। वन से थोड़ा सा ज्यादा होगा ये, 28 ग्राम NH3, तो 28 ग्राम डिवाइड बाई मैं करूंगा 17 ग्राम पर मोल, तो ये मोल्स आ जाएगा। और नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, सॉरी 4 एटम है, तो 4 इंटू 28 बाय 17 हो जाएगा एटम्स ऑफ Na, मतलब मोल्स, सॉरी मोल एटम्स ऑफ, मोल एटम्स ऑफ, बस एटम्स कर, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को मिला के है। अब भले यहां पे आंसर तुम्हारा पहले जो आया था, देखो ये 1 मोल एटम्स है, यहां पे भी 1 मोल यही आया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हमेशा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही आए, क्योंकि देखो अगर मान लो यहाँ पे 0.5 मोल O3 आता तो 0.5 इंटू 3 करके ये 1.5 हो जाता, तो आंसर उसके 1 के बराबर थोड़ी आता, 1 मोल के बराबर थोड़ी आता। समझ में आ रहा है क्या, तो आपको पूरा पूरा सोचना है बच्चों, नोट करेंगे। इसमें और तुम लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, ठीक है।
हो गया? और पढ़ना है? हाँ, तो तुम लोग 2 घंटे में ऐसे परेशान हो रहे हो तो 3 घंटे की क्लास कैसे अटेंड करोगे फिर तुम लोग? अभी गर्मी ज्यादा है इसलिए। हाँ, चलो ठीक है।